चलिए एक बार मैग्मा फिनकॉर्प देख लेते हैं ये शेयर आज के सत्र में कैसा प्रदर्शन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर नतीजे आए हैं और उसके बाद लगभग 1% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। नतीजों के फ्रंट पे जो रेवेन्यू उसमें 6.8% का ड्रॉप है, लगभग 580 करोड़ की फिगर कंपनी ने दर्ज की, और मुनाफे फ्रंट पे 28.7% का ड्रॉप है, 37.2 करोड़ वर्सेस 52.2 करोड़ YoY बेसिस पे। एबिटा में भी 11% का ड्रॉप देखने को मिल रहा है। बात करने के लिए मेरे साथ इस समय कैलाश बहेती जी इसमें मौजूद हैं, मैग्मा फिनकॉर्प के CFO। सर बहुत शुक्रिया अपना समय जी बिजनेस को देने के लिए। सबसे पहले की हाइलाइट्स बताएं, Q3 नतीजे। सो रजत, थैंक यू। Q3 में डीमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट रहा और पूरे NBFC सेक्टर पे इसका इम्पैक्ट रहा, तो हमारा भी वैसा ही था। लास्ट क्वार्टर में पैसा था नहीं कस्टमर्स के पास में, नवंबर के महीने में और दिसंबर के महीने में। सो अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा था। हम लोगों ने पिछले क्वार्टर में कहा था कि इस क्वार्टर में खरीफ क्रॉप आने वाली है और उसके कारण हमारा परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन और खरीफ का क्रॉप अच्छा भी हुआ, लेकिन डीमोनेटाइजेशन के कारण फार्मर्स के पास पैसा पहुंच नहीं सका। और हम लोग चूँकि रूरल फोकस्ड है, हमारा मोस्ट ऑफ द बिजनेस है वो रूरल सेंटर्ड है, तो वहाँ पे इम्पैक्ट आया दोनों में, डिस्बर्समेंट में भी और कलेक्शंस में भी। हमारा डिस्बर्समेंट डाउन था करीब 20%, और कलेक्शंस इन द मंथ ऑफ नवंबर वाज डाउन बाय अबाउट 8%, एंड दिसंबर में कम था, करीब रिकवर हुआ, लेकिन फिर भी करीब 3% कम रहा। ओवरऑल अक्टूबर नवंबर दिसंबर के क्वार्टर में करीब 7% का कमी रहा इसमें कलेक्शंस में। तो हम लोगों ने इस बार RBI ने एक डिस्पेंसेशन दिया है कि आप देयर इज सो मच ऑफ इको, देयर इज अ लॉट ऑफ इको। रजत, सॉरी। ठीक है सर, मेरा प्रश्न ये है, जैसे आप अभी कह रहे हैं डिमोनेटाइजेशन का असर देखने को मिला है, हायर प्रोविजनिंग कॉस्ट, हायर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लोअर वॉल्यूम्स और कंप्रेशन हुआ है लोन बुक में, ये साफ तौर पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। लेकिन अब अगले कुछ तिमाही क्या मानते हैं, कैश क्रंच खास तौर से जो रूरल एरियाज में है ये खत्म हो गया है, डीमोनेटाइजेशन फैक्टर इन है, और कंपनी का ग्रोथ आउटलुक अब नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स के लिए कैसा रहेगा, ये बताएं। रिकवरी नहीं हुआ, जैसे नवंबर और दिसंबर में डिसबर्समेंट था, जनवरी में भी वैसा ही रहा। कलेक्शंस डेफिनेटली नॉर्मल हो गया है, और जैसे जनवरी का कलेक्शन हमारा 97% रहा, और नॉर्मल हमारा 97% रहता है तो हम बोलते हैं काफ़ी अच्छा कलेक्शन हुआ। तो जनवरी का कलेक्शन ऑलमोस्ट नॉर्मल हो गया है। डिसबर्समेंट अभी भी नवंबर और दिसंबर जैसा ही है। कैश क्रंच डेफिनेटली ख़त्म हो गया, और अब जैसे इकोनॉमी रिकवर करेगी तो इस क्वार्टर तक तो हमको लगता है कि डिसबर्समेंट में इम्पैक्ट रहेगा, बट अगले क्वार्टर से डिसबर्समेंट भी नॉर्मल हो जाना चाहिए। लोन बुक जो आप पूछ रहे हैं, लोन बुक हमारी करीब 17 साढ़े 17 के बीच में है, तो ये फ्लैट ही रहेगी इस क्वार्टर में, कोई ग्रोथ नहीं आएगी, बट नेक्स्ट ईयर से डेफिनेटली हम लोग ग्रोथ पाथ पे वापस चले जाएंगे। अलग अलग सेगमेंट्स को कंपनी केटर करती है, सबसे पहले तो ये बताएं, ये यूटिलिटी व्हीकल, कार, कमर्शियल व्हीकल स्पेस में अब गोइंग फॉरवर्ड क्या उम्मीद है, कितनी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर? अगर आप नेक्स्ट फिस्कल के मैं पूछ रहा हूँ, नेक्स्ट फिस्कल में कितना ग्रोथ एक्सपेक्टेड है इस सेगमेंट में? तो हमारा फोकस प्रोडक्ट 4 है: ट्रैक्टर, यूज्ड एसेट्स, SME और मॉर्गेजेस। ये जो डिमोनेटाइजेशन हुआ इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट है वो मॉर्गेजेस में हुआ, और वहाँ पे हमारा डिसबर्समेंट फॉल भी करीब इस क्वार्टर में अबाउट 50% फॉल रहा। SME में नवंबर में फॉल रहा, बट दिसंबर में रिकवर कर गया और अभी नॉर्मल आ गया है। और एसेट बेस्ड फाइनेंस, जिसमें वो व्हीकल फाइनेंस है हमारे सारे, जो आपने यूज्ड बताया, कार बताया, सी बताया और ट्रैक्टर बताया, उसमें भी करीब 10% का फॉल रहा, 10 से 15% का नवंबर दिसंबर में। बट अक्टूबर चूँकि बहुत अच्छा महीना था, तो ओवरऑल अक्टूबर नवंबर दिसंबर में हमारा 10% का ग्रोथ रहा। इस कमिंग क्वार्टर में हमको लगता है कि लास्ट ईयर के मुकाबले करीब सिमिलर सा परफॉर्मेंस रहेगा हमारा डिस्बर्समेंट का। जो व्हीकल फाइनेंस है उसमें भी, मॉर्गेज में डी ग्रोथ रहेगा, और SME में
मोर और लेस फ्लैट रहेगा। तो एसएमई और एबीएफ फ्लैट रहेगा और मॉर्गेज में डी ग्रोथ रहेगा। ओवरऑल मोर और लेस फ्लैट रहना चाहिए हमारा अगला क्वार्टर। अगले साल में हम लोग सभी बिजनेस में अच्छी ग्रोथ की अपेक्षा करते हैं। एक और सवाल ये होगा, ये जो अफोर्डेबल हाउसिंग पे सरकार का फोकस है कम्प्लीटली, वो बजट में भी रिफ्लेक्ट हुआ है। क्या ये जो बजट आया उससे आप संतुष्ट हैं, और आपकी कंपनी, आपकी इंडस्ट्री क्या मानती है कि क्या अब ये अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट पे जो थ्रस्ट है सरकार का, उसका फायदा मिलेगा, क्या बेनिफिट मिलेगा आपको? डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। और हम लोग अपनी कंपनी में भी पहले हमारा लोन टिकट साइज़ था वो करीब 40 लाख रुपए था, और हम लोगों ने ये पाया कि जो हम लोन बड़ी टिकट का लोन कर रहे हैं 50 लाख से ऊपर या 1 करोड़ रुपए के ऊपर, वहाँ पर हमारी डेलिंक्वेंसीज बहुत ज़्यादा थी, वहाँ डिफ़ॉल्ट बहुत ज़्यादा थे। तो हमने लास्ट ईयर में अपना बिजनेस मॉडल चेंज कर दिया। हम लोग 50 लाख के ऊपर, 1 करोड़ के ऊपर तो बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं, 50 लाख के ऊपर भी जस्ट लेस देन 10% हमारा बिजनेस है वो 50 लाख के ऊपर है। और हमने एवरेज टिकट साइज अपनी कर ली है करीब 15 लाख रुपया। सो 15 लाख रुपया, और गवर्नमेंट का भी जो पहले 6 लाख रुपए तक स्कीम था अफोर्डेबल हाउसिंग का, वो उन्होंने भी एक्सटेंड करके करीब 18 लाख तक कर दिया। तो 18 लाख तक करीब 2 से 2.5 लाख रुपया कस्टमर को बेनिफिट मिल जाता है अगर 18 लाख रुपए तक का ये लोन ले रहे हैं। और ये बहुत ही अच्छी स्कीम है और इसका फ़ायदा डेफिनेटली हमको भी मिलेगा। और अफोर्डेबल हाउसिंग में डेफिनेटली जी हम देख रहे हैं कि आगे जाकर के बहुत ही अच्छा स्कोप है। सर बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और नतीजों में बात करने के लिए। तो जो डीमोनेटाइजेशन इफेक्ट है वो बीती तिमाही के नतीजों पर डेफिनेटली रिफ्लेक्ट हुआ, लेकिन अब गोइंग फॉरवर्ड अगले साल के लिए आउटलुक जो है वो कंपनी बेहतर पेश कर रही है। हो सकता है यहाँ से रिवाइवल के चांसेस ज़्यादा हो, खासतौर से ग्रामीण आय जो है कंपनी का फोकस उस पर और उसी सेक्टर पे पोर्टफोलियो को और सुधारने में, डिसबर्समेंट बढ़ाने पे कंपनी का फोकस होगा। लेकिन एक और कंपनी के नतीजे आए वाडीलाल के, फटाफट से नतीजे देख लेते हैं, उसके बाद मैनेजमेंट से बात करेंगे। नतीजों के फ्रंट पे यहाँ जो बॉटम लाइन है उसमें सुधार मैं कहूँगा कि थोड़ा डेफिनेटली होता हुआ नजर आया है। 626 के लेवल की क्लोजिंग कल के सत्र में वाडीलाल में होती हुई नज़र आई थी, पर घाटे फ्रंट पे जो घाटा है ये रिड्यूस हुआ, 4 करोड़ के आसपास का घाटा जो कंपनी ने पोस्ट किया है। मेरे साथ इस समय मैनेजमेंट मौजूद है इन नतीजों पे बात करने के लिए। मिस्टर राजेश गांधी जी मौजूद है, सीएमडी वाडीलाल के। सर बहुत शुक्रिया अपना समय जी बिजनेस को देने के लिए। एक तो ये नतीजे बताएं सर, क्या ये लीन सीजन की वजह से ऐसा हुआ है कि ये जो बॉटम लाइन फिगर है वो थोड़ी कमज़ोर रही है? आने वाले समय के लिए कुछ रिवाइवल एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप अगले फ्यू क्वार्टर्स में? देखिए हमारा सीजनल इंडस्ट्री है, आइसक्रीम इज़ मोर ऑफ ए समर बिजनेस एंड ये विंटर चल रहा है अभी, तो नॉर्मली विंटर में सेल्स कम रहता है, फिक्स एक्सपेंडिचर तो वही रहते हैं, तो उसकी वजह से नॉर्मली बिजनेस में घाटा रहता है। बट आप देखेंगे तो अगले साल सेम पीरियड में थर्ड क्वार्टर का कंपेयर करेंगे तो जैसे आपने बताया 4 करोड़ का लॉस कम हुआ है, सो विच हम मानते हैं कि वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, कपल विथ वैरायटी ऑफ थिंग्स, जहाँ पे इम्पल्स प्रोडक्ट पर हमने फोकस किया है पिछले कई सालों से, जिसका अभी हमको रिजल्ट मिल रहा है। तो हमारा मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल में है एंड उसके अलावा उसमें मार्जिन भी ज़्यादा है, तो वो तीनों सब्जेक्ट मिला के इम्प्रूवमेंट इन द प्रॉफिट्स दिख रहे हैं हमको। एंड फॉर्चुनेटली हमारा इंडस्ट्री है जहाँ पे शायद डिमोनेटाइजेशन का इफ़ेक्ट एक ही महीना रहा, वो जो नवंबर महीना, दिसंबर से हमारा रेगुलर पिकअप आ गया था, जनवरी उससे भी बढ़िया पिकअप आ गया। तो अभी एज ऑन टुडे फ्रॉम मिड ऑफ द दिसंबर हमको कोई डिमोनेटाइजेशन का इफ़ेक्ट नहीं दिखता है। जैसे हमने पहले भी बताया था कि हमारा इंडस्ट्री में डिमोनेटाइजेशन का इफ़ेक्ट दिखना नहीं चाहिए, शायद अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत ज़्यादा है इसमें, तो उनको शायद हो सकता है, और उसका ऑर्गेनाइज सेक्टर हमारी जैसी कंपनियों को बेनिफिट मिलना चाहिए, जो हमको दिख रहा है कि अभी वो हमको बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन गांधी साहब, अब जो फोकस होगा कंपनी का वो कहाँ पर होगा? आइसक्रीम मार्केट की अब आप ग्रोथ क्या समझते हैं नेक्स्ट फिस्कल में आती हुई नजर आएगी जो आप एक्सपेक्टेड कर रहे हैं, और कंपनी स्पेसिफिकली एंट्री लेवल आइसक्रीम्स पे ज़्यादा फोकस कर रही है या फिर प्रीमियम ब्रांड्स पे? हमारा फोकस जैसे मैंने बताया इम्पल्स प्रोडक्ट जैसे कि कप, कॉर्न, कैंडीज़ है, जो कंज्यूमर्स कहीं पे भी मगज में सोच आ गया और कहीं पे भी खड़ा होके खाना खा लिया आइसक्रीम, तो
तो ऐसे टाइप के प्रोडक्ट जो है तो उस पर हमारा फोकस है। तो एक वो फोकस 5 सालों से हमने बढ़ाया हुआ है। तो जो हम ब्रांडिंग भी कर रहे हैं परिणीति चोपड़ा के माध्यम से, तो वो भी इम्पल्स प्रोडक्ट में कर रहे हैं। और उसके अलावा प्रीमियम सेगमेंट जैसे आपने बताया, तो ऐसे हमारे पास कई सारी प्रीमियम प्रोडक्ट है, जैसे बड़ा बाइट है, फ्लिंगो है, गौरमे है जो हमारा ब्रांड है, जहाँ पे हम लोग रियल प्रीमियम प्रोडक्ट देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको दिख रही है कि भाई प्रीमियम प्रोडक्ट कपल्ड विद इम्पल्स प्रोडक्ट, ये दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन करके हम ज़्यादा कर सकते हैं जी। हमको जो लगता है 15 से 20% ग्रोथ आइसक्रीम इंडस्ट्री में होना चाहिए, वो हमको मिल जाएगा अगले 2-3 महीने में। सर आखिरी सवाल होगा मेरा आपसे, ये पार्लर बिजनेस कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है पूरी कुल मिला के सेल्स में, और कितना एक्सपेंशन करने की योजना है? हमारे लिए पार्लर बिजनेस इतना बड़ा नहीं है। वो करीब हमारे करीब 3 से 5% का हमारा बिजनेस होगा जो पार्लर के थ्रू आता रहेगा। तो जो हमारा फोकस रहता है, जैसे हमारे कई ब्रांड्स चल रहे हैं, हैप्पीनेस ब्रांड का पार्लर्स है, हैंगआउट करके हमने नया ब्रांड चालू किया है, वो अनदर टाइप ऑफ ए थिंग्स। हमारा पूरे वाडिला सोडा फाउंटेन के नाम से भी कई पार्लर चल रहे हैं। तो ये 2-3 जो ब्रांड्स हैं हम प्रमोट कर रहे हैं उसको। एंड हमारा फोकस पार्लर पे भी रहता है, क्योंकि शाम के टाइम पे जब भी समर में गर्मी ज़्यादा होती है तो कंज्यूमर लोग चाहते हैं कि भाई कहीं पे पार्लर पे जाके रिलैक्स करें, नई चीज़ें खाएं। पार्लर पे ज़्यादा कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं, ज़्यादा चॉइस उसको मिलता है। तो ये सब पार्लर का एडवांटेज है, उससे ब्रांडिंग भी कंपनी का होता है। तो ये दोनों मिला के हम लोग पार्लर पे भी फोकस तो हमारा चालू ही है। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और नतीजों में बात करने के लिए। उम्मीद करते हैं जो अगले कुछ सीज़न है वो कंपनी की जो बिक्री है, आइसक्रीम बिक्री, वो बढ़ती हुई नजर आए। फिलहाल 625 के लेवल पे वादीलाल इंडस्ट्रीज़ 1% के आसपास से गेन के साथ कामकाज कर